हाय स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम आप लोगों ने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो है रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे ब्लड के बारे में लिखा हुआ है, धमनी और शिराओं के बारे में लिखा है। तो आज अपने जानते हैं कि रक्त जो है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उसमें होता क्या क्या है। सभी कहते हैं कि जो रक्त है वो एक लाल कलर का, अभी तक अपने को पता है कि लाल कलर का एक्चुअल में उसका शरीर में काम क्या है, कुछ हृदय से भी रिलेटेड है, हार्ट का भी रिलेटेड है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अपने जिक्र करते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो आज का टॉपिक है वो है आज अपना ब्लड। तो जो रक्त जो होता है, सबसे पहले बात करें रंग की, कौन से रंग का होता है। तो जैसे सभी को पता है कि सर ये लाल रंग का होता है, ठीक है। बात करें कि उसके अंदर पाया क्या जाता है, कौन सा उत्तक होता है। उत्तक जो है वो पाया जाता है उसमें संयोजी उत्तक। संयोजी का मतलब होता है जोड़े रखना, क्योंकि जो रक्त है वो अपने पूरे शरीर को आपस में जोड़े रखता है। जैसे हड्डियां हैं वो भी अपने शरीर की एक संयोजी उत्तक है, पूरे शरीर को आपस में जोड़े रखती है। वैसे ही जो रक्त होता है वो भी एक संयोजी उत्तक है, पूरे शरीर से इसका कनेक्शन होता है, पूरे शरीर में ये परिवहन होता है। जैसे मैं कार्य जो है वो बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको मैंने क्या है कि एक नाम दिया संयोजी उत्तक, क्योंकि पूरे शरीर को आपस में ये जोड़े रखता है। बात करें कि अवस्था, कौन सी अवस्था, कौन सी स्टेट में पाया जाता है। जो स्टेट है, जो अवस्था है वो पाई जाती है द्रव, तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वर्णक, जैसे मैंने अभी बोला कि जो कलर है वो रेड कलर होता है। अब आपको सर क्यों इसमें कलर जो है वो रेड ही क्यों होता है, क्योंकि रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको अपने बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से जो रक्त है उसका कलर होता है रेड, लाल कलर होता है। फिर बात करें कि सर इसके पीएच का मान क्या होता है। जो पीएच का मान है रक्त का वो होता है 7.4 से लेकर 7.8 तक। 7.4 से 7.8 उसके पीएच का मान होता है। देखो स्टूडेंट, मैं जब केमिस्ट्री लूंगा तो उसके अंदर बताने वाला हूं डिटेल से कि पीएच का मतलब क्या है। फिलहाल मैं इतना शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं कि 7 से अगर किसी के पीएच का मान कम हो तो वो अम्लीय होता है। जो 7 से अगर जिसके पीएच का मान ज्यादा होता है, 7 और 14 के बीच में जो होता है तो वो होता है क्षार, और 7 वाला जो वो उदासीन है। फिलहाल मैंने इसके जो पीएच का मान दिया 7.4 से 7.8, तो इसकी प्रकृति जो है वो हो जाएगी हल्का क्षारीय। मैंने इसको हल्का क्षारीय क्यों बोला, क्योंकि 7 होता तो उदासीन होता, ये 7 के थोड़ा सा आगे की तरफ है, थोड़ा सा ज्यादा 7.4, तो मैंने इसको बोला हल्का क्षारीय। बात करें कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके अंदर उसकी मात्रा कितनी होती है, अमाउंट कितनी होती है, तो सामान्य मात्रा जो है वो रक्त की होती है अपने शरीर में 5 लीटर। अपने पूरे शरीर के अंदर जो 5 लीटर जो रक्त है वो पाया जाता है। फिर जो मादाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो रक्त की जो मात्रा है वो यूनिट में बताऊं तो 10 से लेकर 12 से 13 तक यूनिट जो होते हैं वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और नर के अंदर जो है वो 12 से लेकर 14 यूनिट है वो ब्लड पाया जाता है। फिर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया हल्का क्षारीय है, तो इसका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो नमकीन, हल्का लाइटली नमकीन जो है ऐसा स्वाद होता है। फिर बात करें कि और रक्त में पाया क्या क्या जाता है। वैसे देखा जाए तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है। पहले मैं वर्णक की बात करूं, जो वर्णक है वो पाया जाता है प्लाज्मा, और कोशिका जो है वो 3 टाइप की कोशिका पाई जाएगी। पहली कोशिका मैंने यहाँ पे लिखी है आरबीसी, दूसरा लिखा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा लिखा है प्लेटलेट। यानी इसका जो नाम है वो मैं थोड़ा बाद में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा जो होता है वो होता है द्रव, जो लिक्विड पार्ट है, द्रव वाला जो भाग है, तरल भाग है, उसे अपने बोलते हैं प्लाज्मा। इसका मेनली कार्य ये होता है कि ये अपने शरीर के अंदर जो भोजन पच चुका है, जो पाचित भोजन है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो साथ में बात करें साल्ट यानी लवण, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो शरीर के अंदर, जो शरीर में काम के नहीं उनको मुझे शरीर से बाहर निकालना है वो पदार्थ, वाटर जल, हार्मोन, खनिज जो है, जो मिनरल्स है, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये जो कार्य होता है प्लाज्मा का। एक बार फिर से बताऊं कि ये शरीर के अंदर तरल भाग होता है, कार्य इसका होता है पाचित भोजन, लवण, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जल हो गया, हार्मोन हो गए, खनिज यानी मिनरल्स है, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये कार्य होता है प्लाज्मा। फिर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि जो रक्त है उसके अंदर और क्या कुछ पाया जाता है। इसके अंदर जो है 55% पाई जाती है रक्त में प्लाज्मा, 55% पाई जाती है प्लाज्मा, और 92% 92% जो है वो पाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, द्रव भाग जो है। मैंने बोला कि ये द्रव भाग है, द्रव भाग है क्यों, क्योंकि इसके अंदर 92% जल है, वाटर मिला हुआ है।
और बाकी जो 8% रहेगी वो मिनरल्स, पोषक तत्व का जो है, जो खनिज जो है, मिनरल्स है, वो पाए जाते हैं। फिर बात करें कि रक्त के अंदर कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 टाइप की थी। तो पहले मैं जिक्र करूंगा आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं जिसे बोलते हैं, इनका जो अन्य नाम है बेटा इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो है वो अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। फिर बात करें कि इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भी आरबीसी नाम से पता चला, आर यानी रेड, बी ब्लड, सी का सेल, रेड ब्लड सेल, रेड यानी लाल, तो इनका जो रंग है वो होता है लाल रंग का। और जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लड में बताया कि जो लाल है वो क्या था, हीमोग्लोबिन वाला उपस्थित था, तो सेम इसके अंदर भी यही होगा कि सर इनका लाल रंग जो है वो एक हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, वो इसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उस वजह से इसका रंग होता है लाल। ये जो आरबीसी जो है वो उनके अंदर केंद्र विहीन कोशिकाएं, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, केंद्र का नहीं पाया जाता, बिना केंद्र की ये जो कोशिका होती है। और फिर बात करें कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, तो इनका जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन, यानी एक आरबीसी है वो 120 दिन तक जीवित रहती है। और इसका मेनली कार्य क्या होता है शरीर के अंदर आरबीसी का, कि ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाना। जैसे मैंने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में बात की कि सांस जैसे मैंने लिया, ऑक्सीजन अंदर गई है, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में कैसे गई, रक्त लेके गया, लेकिन रक्त के अंदर जो पार्ट था, जो कोशिका थी आरबीसी, वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। तो ये था आरबीसी के बारे में। दूसरी जो टाइप की कोशिका है उसमें बात करूं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू मतलब व्हाइट, बी का ब्लड, सी का सेल, व्हाइट ब्लड सेल, नाम से पता चला व्हाइट यानी कौन से कलर की होगी, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की है। अगर रेड कलर की होती तो जो पिगमेंट है, जो वर्णक हीमोग्लोबिन वो उपस्थित होता, लेकिन इनका जो कलर है वो पाया जाता है व्हाइट, व्हाइट कलर की होती है ये। इनके अंदर जो है वो केंद्र जो है वो उपस्थित होता है, इनके अंदर केंद्र जो है वो पाया जाता है। मैंने जैसे बताया कि भाई इनका जो कलर है वो व्हाइट होता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक है वो नहीं पाया जाता, केंद्र है वो उपस्थित था। इनका मेनली कार्य क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करती है कि अपने शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडीज है, बाहरी आघात है, कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है या जर्म्स है, उनके शरीर के बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अगर शरीर में कोई बीमार करने वाले कारक जो अगर एंटर हो चुके हैं तो उनके अगेंस्ट फाइट करती है। इसलिए इनका अन्य नाम जो है वो शरीर का सैनिक भी इसे कहा जाता है, कि बुक वाले सैनिक पुलिस भी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम होता है शरीर का सैनिक। बात करें हीमोग्लोबिन तो उसमें अनुपस्थित था। जीवन काल की बात करें, डब्ल्यूबीसी है उनका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। एक डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन तक जीवित रहती है और इनके अंदर जैसे मैंने बताया उपस्थित होता है। और इनका जो अन्य नाम है डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी है उसका अन्य नाम था एरिथ्रोसाइट, वैसे ही डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल है उनका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट, इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। फिर तीसरा बात करूं मैं, जो तीसरी प्रकार की ब्लड में कोशिका पाई जाती है वो डिंबाणु या इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसका जो अन्य नाम है डियर वो होता है थ्रोम्बोसाइट, इसे अपने थ्रोम्बोसाइट अन्य नाम से बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो शरीर में वो होती है 3 लाख mm की क्यूब, यानी पर क्यूबिक mm जो है इनकी संख्या पाई जाती है। इनका जो जीवन काल है वो होता है 10 दिन तक। एक प्लेटलेट्स जो है यानी एक डिंबाणु जो है वो 10 दिन तक जीवित रहता है। मेन इसका कार्य ये होता है कि ये रक्त के अंदर थक्का जमाना, यानी ब्लड की क्लॉटिंग करना या कहीं पे रक्तस्राव, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकना। जैसे कहीं पे अपने लग जाती है, घाव हो रखा है, चोट लगी है, तो वो ब्लड निकल रहा है तो कुछ टाइम बाद में देखते हैं वो ब्लड आता है अपने आप जम जाता है, रुक जाता है, वो होता है प्लेटलेट्स के कारण, जिसे अपने बोलते हैं रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं। तो ये था अपने टॉपिक जो है ब्लड के बारे में, कि ब्लड के अंदर रक्त था क्या, वर्णक कौन कौन सा पाया गया, प्लाज्मा में क्या था, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। अब जैसे रक्त के बारे में आपने जान लिया कि रक्त के अंदर इतनी चीजें थी, और देखा जाए तो रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं शरीर में, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने कि शरीर के अंदर रक्त के कार्य क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, अपने शरीर में ऑक्सीजन को लेना, पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर एक कोशिका तक पहुंचाना, और हर एक कोशिका से जो अपशिष्ट के रूप में जो CO2 निकलती है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये कार्य होता है रक्त का।
तो रक्त क्या करता है, ये क्या करता है कि 1 जैसे मैंने अभी बताया कि भाई रक्त का जो कार्य है, पहला काम ये था गैसों का आदान प्रदान करना, पूरे शरीर से ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में पहुंचाना, CO2 को शरीर से बाहर निकालना। तो पहला कार्य होता है ये रक्त का। दूसरा बात करें तो शरीर का पीएच संतुलन करना, जो शरीर में जो है ब्लड की जो मात्रा है उसमें पीएच के मान को संतुलित करना, ये भी रक्त का कार्य है। तीसरा बात करें शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस जो शरीर का तापमान है उसको कंट्रोल करके रखना, ये भी कार्य होता है रक्त का। नेक्स्ट बात करें कि भाई गैसों का, जैसा अभी मैंने बताया गैसों का आदान प्रदान करना। फिर एक नेक्स्ट पोषक तत्वों का परिवहन करना। पोषक तत्व मतलब जो शरीर में काम की चीजें हैं उनको शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना, ये भी कार्य होता है रक्त का। फिर बात करें कि जो शरीर में जो कुछ जो ग्रंथियां, जैसे मैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक का डिस्कस करूँ है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, तो उस ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन है उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये भी किसका कार्य होता है, रक्त का। फिर बात करें कि जो शरीर में अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यूरिया बनी हुई है, यूरिन बना हुआ है, तो उस शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर के उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी मतलब क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे यूरिया को निकालने के लिए जो किडनी है, तो पूरे शरीर में जितनी यूरिया बन रही है या उसको निकालने के लिए जो किडनी तक पहुंचाने का कार्य है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का जो कार्य है वो भी होता है रक्त का। फिर बात करें कि जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में और जो रह गए हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो सारे थे रक्त के कार्य। फिर बात करें ऐसे ही रक्त से रिलेटेड, अब आपको ऐसा रक्त होता किसमें, ये होता है अपने ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज और वेन के अंदर, धमनी और शिराओं के अंदर। तो मैं बात करूंगा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां होती क्या है, वाहिनियां मतलब वाहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली एक टाइप से पाइपनुमा संरचना होती है, जिसे शरीर में रक्त का वहन करने वाली, यानी जो शरीर में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं, जो नलिकाएं हैं, उनको अपने बोलते हैं रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। दो टाइप की होती है, धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन्स। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आर्टरीज और वेन में अंतर, धमनी और शिराओं के अंदर अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करें, जैसे मुझे मान लीजिए मेरे यहाँ पे नाड़ वगैरह दिख रही है, तो आपने सोचते हैं कि ये है क्या, धमनी है या शिरा है। तो मैं इस टॉपिक के अंदर ये मैं आपको ये चीजें भी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक साइड में यहाँ पे लिखी है सारी धमनियों के बारे में क्या कुछ गुण होता है, और इधर वाली साइड में लिखा है मैंने वेन्स यानी शिराओं के बारे में लिखा। तो पहली बात करें कि धमनी है, उनका कार्य क्या है कि रक्त को हृदय से, यानी जो हृदय के अंदर जो ब्लड है उसको अंगों तक पहुंचाना, ये कार्य होता है धमनियों का। और शिराओं की बात करें तो इनका कार्य होता है कि रक्त को अंगों से शरीर तक पहुंचाने का कार्य। तो धमनियों का जैसा आपने देखा, पहला कार्य क्या था कि हृदय से अंगों तक जो भाग है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कोई भी पोषक तत्व है, उनको अंगों तक पहुंचाने का, हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम करेगी। और ये क्या करेगी, रक्त को जो अंगों से हृदय शरीर तक पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी बात करें कि जितनी भी धमनियां होती है वो शरीर की गहराई में स्थित होती है, यानी शरीर के अंदर वाले भाग में स्थित होती है। जैसे मैं हाथ की बात करूं तो मेरे हाथ में जितने भी ये दिख रही है वो सारी की सारी शिराएं हैं। धमनियां कौन कौन सी, वो शरीर के अंदर वाले भाग में। अब आपको ऐसा अंदर ही क्यों होती है, बाहर क्यों नहीं होती, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो ये जो है धमनियां वो शरीर के गहराई में पाई जाती है, और शिराएं जो धमनियां है वो शरीर के गहराई में पाई जा रही है, और शिराएं हैं वो शरीर के सतही मतलब सरफेस ऊपर के भाग में जितनी भी अपने को दिख रही है वो सारी की सारी शिराएं हैं। नेक्स्ट बात करें रक्तदाब की, ब्लड प्रेशर की। प्रेशर किसमें ज्यादा होता है, तो वो धमनियों के अंदर। धमनियों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्त का जो दाब होता है वो होता है ज्यादा, और शिराओं के अंदर जो रक्त का दाब है वो पाया जाता है कम। फिर बात करें कि सर इनकी दीवारों, अब आपको सब दीवार कैसे देखी, ये जैसे मान लीजिए मैंने एक टाइप से ये पाइपों संरचना बनाई है। अभी आपको पाइप का लगभग इतना ओपन माउथ दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको इतना पूरा पूरा ये भर दिया किसी भी चीज से। मैं इस मोटाई की बात कर रहा हूँ कि ये मोटाई कितनी है, इसे बोल रहा हूं मैं दीवार की, यहां से लेकर ये कितनी मोटी है। तो जितनी भी धमनियां होती है उनकी दीवार होती है मोटी, यानी ये दीवार पाई जाती है मोटी, लेकिन जो शिराएं हैं, जितने भी वेन्स हैं, उनकी जो है अपनी दीवार पाई जाती है पतली, यानी जैसे ये मैंने वेन बनाई है तो इनकी जो दीवार है वो एकदम पतली पतली पाई जाती है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इसकी दीवार अगर मोटी है तो क्या इसके बीच का जो गैप है, जो गुहा है,
वो संकरा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन ये दीवार पतली है तो ये बीच वाली जो जगह है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो मैं बात करूं गुहा की, यानी बीच में के अंदर स्पेस की, कैविटी की, तो जो गुहा है उसके अंदर पाई जाती है संकरी, यानी नैरो होती है, बहुत ही छोटी होती है। लेकिन इनकी जो गुहा है, जो बीच का जो गैप है, जो खड्डा है, वो पाया जाता है बहुत बड़ा। जैसे नेक्स्ट बात करें इसके रंग की, कि भी जितने भी धमनियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है, तो ये इनका रंग होता है गुलाबी या चटक लाल रंग का। और सिराओं की बात करें तो इनके जो रंग है वो पाया जाता है गहरा लाल या नीले रंग की पाई जाती है। फिर बात करें कि भाई रक्त का प्रकार, कि इसके अंदर कौन सा रक्त पाया जाता है धमनियों के अंदर, तो देखिए ध्यान से देखना, मैं हार्ट के अंदर इस टॉपिक में एक बार मैं जिक्र करूंगा फिर से, कि धमनियां जो है उन सभी के अंदर पाया जाता है शुद्ध रक्त, लेकिन सिराओं के अंदर पाया जाता है अशुद्ध रक्त। अब आप कहोगे शुद्ध अशुद्ध मतलब, शुद्ध का मतलब होता है कि उन रक्त के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन, यानी रक्त में ऑक्सीजन पाया जाए तो वो शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। और रक्त के अंदर अगर पाया जाए CO2 तो वो होगा इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, ये ऑक्सीजनेटेड ये डीऑक्सीजनेटेड। फिर बात करें कि भाई जितने भी मैंने अभी बोला, जितनी भी धमनियां हैं उन सभी के अंदर होता है शुद्ध रक्त, लेकिन शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर रक्त के अंदर पाया जाता है अशुद्ध रक्त। लेकिन जितने भी सिराएं हैं उन सभी के अंदर होता है अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन है उनके अंदर पाया जाता है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त पाया जाता है। फिर बात करें इसका और क्या, धमनियों के अंदर क्या होता है कि धमनियां जो है वो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं, उन सभी को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन जो सिराएं हैं वो क्या करेगी, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना टॉपिक जो है ब्लड के बारे में। ब्लड के आज आपने पार्ट्स भी देखे, पार्ट्स के बारे में देखा, रक्त के कार्य जो है उस कार्य के बारे में समझा। फिर आपने ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के बारे में देखा, धमनी और शिराओं में क्या अंतर है। नेक्स्ट इसी से टॉपिक में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेना चाहूंगा, हार्ट से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन या वहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो हृदय के बारे में कि हृदय के अंदर कैसे रक्त आता है, कैसे वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है, कैसे शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में जाता है, कैसे एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान